हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड पुश। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारा जावा डीएसए की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम बिगिनर लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक हर एक टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप कवर करने वाले हैं। तो अभी तक हमने जावा के बहुत सारे कोर टॉपिक्स को कवर कर लिया है। तो अभी बेसिकली हम रिसेंटली ऊप्स कर रहे हैं, ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स को कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि ऊप्स होती क्या है, क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, और क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को हम यूज़ क्यों करते हैं, है ना। तो आज हमारा ऊप्स का सेकंड लेक्चर है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो ये वाला जो लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम इसमें जो हमारे बेसिक्स के जो टॉपिक होते हैं वो बहुत ही अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। हम यहाँ पर देखेंगे आज की वीडियो में कि हमारे जो जेवीएम है, ठीक है, जेवीएम जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जावा वर्चुअल मशीन होती है जो जावा के हमारे प्रोग्राम्स को रन करती है। बेसिकली वो हमारी मेमोरी को कैसे मैनेज करती है। तो आज के लेक्चर में हम ये भी देखने वाले हैं कि क्लास वेरिएबल्स और इंस्टेंस वेरिएबल्स क्या होते हैं, स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है, और स्टैटिक कीवर्ड को यूज़ करके जो हम स्टैटिक मेथड, स्टैटिक वेरिएबल्स या फिर स्टैटिक क्लासेस बनाते हैं, उन सब का क्या मतलब होता है, और वो नॉर्मल क्लासेस या नॉर्मल वेरिएबल से कैसे डिफरेंट होती हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, मैं दोबारा बोल रही हूँ। तो इसका एक भी पार्ट आपको स्किप नहीं करना चाहिए। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो जेवीएम है वो मेमोरी मैनेजमेंट कैसे करता है। अब मेमोरी मैनेजमेंट है क्या, सबसे पहले हम ये चीज़ देखते हैं कि मेमोरी मैनेजमेंट है क्या। तो मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है। जावा मेमोरी मैनेजमेंट इज़ अबाउट हाउ द जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन, एलोकेट्स एंड मैनेजेस मेमोरी फॉर योर कोड, क्लासेस, मेथड्स, ऑब्जेक्ट एंड वेरिएबल्स, मेथड कॉल्स एंड लोकल वेरिएबल्स। ठीक है, अब इस चीज़ का क्या मतलब है कि जो हमारा जेवीएम है, ठीक है, वो कैसे मेमोरी एलोकेट करता है। देखो, जब भी हम हमारी क्लास बनाते हैं कोई भी, या कोई भी मेथड बनाते हैं, या कोई भी वेरिएबल बनाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो मेमोरी में एक स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, है ना। जब भी हम कोई भी चीज़, जैसे अब हमारा फ़ोन है, अब हम फ़ोन में फ़ोटोज़ ऐड करते हैं, तो अगर हम बहुत सारी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ हमारे फ़ोन में हो जाते हैं तो वो एक टाइम पे हमें बताता है कि भाई आपका स्टोरेज फुल हो गया है, तो आपको कुछ वीडियोज़ या फ़ोटोज़ को डिलीट करना पड़ेगा, है ना। तो उसमें भी क्या होता है कि हमारी जो फ़ोटोज़ होती हैं वो फ़ोन की मेमोरी में स्टोर हो रही होती हैं, है ना। तो इसी तरीके से जब हम जावा का कोड लिखते हैं तो वैसे ही हमारा, जैसे जो भी हम क्लासेस बनाते हैं, जो भी हम मेथड्स बनाते हैं या वेरिएबल्स बनाते हैं, वो एक मेमोरी, वो एक स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, है ना। तो अब जो जेवीएम होता है वो किस तरह से मेमोरी एलोकेट करता है कि क्लासेस को कितनी मेमोरी देता है और कहाँ पर रखता है ना। तो मेथड्स को वो मेमोरी में कहाँ पे रखता है, कौन सी स्पेस देता है, कितनी स्पेस देता है, इस चीज़ को हम बोलते हैं मेमोरी एलोकेशन, ठीक है ना, मेमोरी मैनेजमेंट। कि भाई आपके इस वेरिएबल को या इस मेथड को हमारी पूरी जो मेमोरी है उसमें इस स्पेस पर रखा गया है और इसको इतनी स्पेस दी गई है। इस सब चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट बोलते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात थी कि जावा मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है कि जो जेवीएम होता है वो किस तरीके से मेमोरी मैनेज करता है या मेमोरी एलोकेट करता है, किसके लिए, आपके कोड के लिए, आपकी क्लासेस के लिए, आपके मेथड्स के लिए, या फिर आपके ऑब्जेक्ट्स या फिर वेरिएबल्स के लिए, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तो अब हमारे पास क्लासेस होती हैं, मेथड्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये सब कहाँ कहाँ पर स्टोर होते हैं, जेवीएम के पास कौन कौन सी मेमोरी होती है, उन चीज़ों को हम समझेंगे, ठीक है। अभी के लिए आज की वीडियो में हम तीन मेमोरी लोकेशंस के बारे में जानेंगे। एक होती है हमारे पास हीप मेमोरी, ठीक है, और एक हमारे पास होती है स्टैक मेमोरी, और एक हमारे पास होता है मेथड एरिया, ठीक है। अब कौन सी मेमोरी में क्या हम स्टोर करते हैं, जेवीएम कौन सी मेमोरी में किस चीज़ को रखता है, हम वो सब इसको समझने वाले हैं, ठीक है। तो इसको समझने के लिए चलते हैं हम वाइट बोर्ड पर। तो सबसे पहले समझते हैं स्टैक मेमोरी और हीप मेमोरी के बारे में। अगर किसी ने मेरा स्ट्रिंग का लेक्चर देखा हुआ है तो आपको पहले से पता होगा कि स्टैक मेमोरी और हीप मेमोरी क्या होती है, क्योंकि मैंने उसमें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बेसिकली एक हमारे पास होती है स्टैक मेमोरी। अब स्टैक कैसे दिखता है, स्टैक हमारे पास क्या होता है, लीफो प्रिंसिपल को फॉलो करता है। लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। तो अब स्टैक की जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। अब स्टैक को ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे एक किताब के ऊपर दूसरी किताब, दूसरी किताब के ऊपर तीसरी किताब, है ना। तो हम बोलते हैं ना स्टैक ऑफ बुक्स, तो उस चीज़ को हम स्टैक बोलते हैं जिसमें हमारे पास एक के ऊपर एक चीज़ आती है, और जो बुक आपने सबसे टॉप पर रखी होगी, यानी कि जो बुक आपने सबसे बाद में रखी होगी, आप
आप उसको सबसे पहले उठा सकते हो, है ना, क्योंकि अगर आप एक एक करके उठाओगे तो सबसे पहले आप टॉप वाली को उठा सकते हो, फिर ऐसे करते करते आप लास्ट वाली पे जाओगे, है ना। तो जो सबसे पहले हमारी बुक रखी जाती है वही सबसे पहले हम उठा सकते हैं हमारे स्टैक में से। तो वही होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट का प्रिंसिपल होता है जो हमारे पास स्टैक में यूज़ होता है, ठीक है। तो ये हमारा स्टैक होता है, इसमें हमारे पास क्या होता है, 1 बाय 1 करके जो है हमारे पास आइटम्स स्टोर होती हैं, ठीक है, पहले इसमें फिर इसमें फिर इसमें, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, रिकॉर्ड्स होते हैं, है ना, स्टैक के अंदर। तो ऐसे करके इसमें हमारे पास जो होती हैं वैल्यूज़ स्टोर होती हैं, है ना। तो ये हमारी स्टैक मेमोरी होती है। फिर हम एक कंसीडर कर लेते हैं कि भाई हमारे पास एक हीप मेमोरी होती है ना। अब हीप मेमोरी को हम नॉर्मली कंसीडर कर लेते हैं, एक बॉक्स की तरह रिप्रेजेंट कर लेते हैं हम हीप मेमोरी को, ठीक है। अब हीप मेमोरी में हमारे पास क्या होता है, देखो हीप मेमोरी में कुछ मतलब जो हमारे पास डेटा होता है वो कैसे भी स्टोर हो सकता है। वो कॉन्टिग्यूस भी स्टोर हो सकता है, यानी कि 1 बाय 1 करके भी स्टोर हो सकता है, या फिर ऐसा भी स्टोर हो सकता है कि कोई डेटा यहाँ पर पड़ा है, कोई डेटा यहाँ पर पड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी सिमेट्री नहीं होती है हीप मेमोरी में डेटा को स्टोर करने की, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, स्टैक मेमोरी है, ठीक है, जो हमारे पास क्या फॉलो करती है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि लीफो प्रिंसिपल को फॉलो करती है, ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट को, ठीक है। फिर उसके बाद एक मिनट, ओके। फिर उसके बाद ये हमारे पास क्या है, हीप मेमोरी है, ठीक है, हीप मेमोरी। अब हमारे पास हम ये देखने वाले हैं कि स्टैक मेमोरी में क्या स्टोर होता है और हीप मेमोरी में क्या स्टोर होता है, ठीक है। अब जो हमारी स्टैक मेमोरी होती है बेसिकली, अब स्टैक मेमोरी में हमारे पास क्या क्या स्टोर होता है, रेफरेंस वेरिएबल्स स्टोर होते हैं, ठीक है, रेफरेंस वेरिएबल्स। अब रेफरेंस वेरिएबल्स क्या होते हैं ये मैं आपको अभी समझा दूंगी साथ के साथ एग्जांपल्स में, ठीक है। मेथड कॉल्स होती हैं। अब देखो मेथड कॉल्स क्या होती है, मेथड कॉल्स तो नॉर्मली हमने मेथड्स का लेक्चर किया था, जिसमें हम क्या करते हैं, जावा में फंक्शंस बनाते हैं या फिर कोई भी मेथड्स बनाते हैं, तो उनको यूज़ करने के लिए हम उनको कॉल करते हैं। तो कोई भी एक पर्टिकुलर मेथड जो जितनी बार कॉल हो रहा है उसका जो एक रिकॉर्ड होता है वो हमारा स्टैक मेमोरी में ही स्टोर होता है, ठीक है। जितनी बार वो कॉल होता है उसका एक स्टैक बनता जाता है ना, स्टैक में एक स्पेस बनती जाती है जितनी बार हमारा मेथड कॉल होता है, ठीक है। तो हम अगर मेथड को बार बार कॉल कर रहे हैं तो वो भी हमारी स्पेस जो है वो कंटेन करता है ना। तो एक मेथड कॉल हमारे इस एक एक्टिव रिकॉर्ड में चली जाएगी, फिर जब हम दूसरी बार उसको कॉल करेंगे तो इसमें आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे करके हमारे जो मेथड कॉल्स होती हैं, ठीक है, फंक्शन कॉल्स होती हैं, वो भी स्टैक में ही हमारे पास स्टोर होती हैं। और रेफरेंस वेरिएबल्स भी हमारे पास स्टैक में स्टोर होते हैं। अब रेफरेंस वेरिएबल्स क्या होते हैं ये मैं आपको अभी बता देती हूँ। अब जो हीप मेमोरी होती है, ठीक है, हीप मेमोरी में हमारे पास क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स बेसिकली, ठीक है। जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट्स हम बनाते हैं, ऑब्जेक्ट तो आपको पता ही होगा कि क्लास के जो भी हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं वो सारे हमारे पास कहाँ पे स्टोर होते हैं, वो हीप मेमोरी में स्टोर होते हैं, है ना। तो अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बनाते हैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं, जैसे हमारे पास एक स्ट्रिंग क्लास है ना, स्ट्रिंग नेम नाम का हमने बना लिया है और जिसमें मैंने वैल्यू दे दी है पूजा। अब क्योंकि स्ट्रिंग एक क्लास है, स्ट्रिंग एक क्लास है, तो जो भी हम उसकी वैल्यू रखेंगे वो एक किसकी एक एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट की जाएगी, है ना। तो ये अगर एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट की जा रही है तो इसको हम कहाँ पर रखेंगे, ये कहाँ पर स्टोर होगा, हमारे हीप मेमोरी में स्टोर होगा। तो ये जो पूजा है ना, एक मिनट, इसको ना नेम जो है मैंने लिखा हुआ इसको मैं थोड़ा ठीक कर देती हूँ, ठीक है। तो ये जो मेरा पूजा है ये कहाँ पर स्टोर होगा, ये मेरा हीप मेमोरी में स्टोर होगा, क्योंकि हमने बताया था कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हमारे हीप मेमोरी में स्टोर होते हैं, ठीक है। तो हमारा हीप मेमोरी में जाकर क्या स्टोर हो जाएगा, पूजा जाकर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो नेम है, ये नेम क्या कर रहा है, इस पूजा ऑब्जेक्ट को रेफ़र कर रहा है कि भाई ये नेम वेरिएबल क्या कर रहा है, डायरेक्टली पॉइंट कर रहा है इस ऑब्जेक्ट को। तो इसको हम क्या कहते हैं, रेफरेंस वेरिएबल कहते हैं। और रेफरेंस वेरिएबल्स कहाँ पर स्टोर होते हैं, वो हमारी स्टैक मेमोरी में स्टोर होते हैं। तो ये जो हमारा नेम है वो कहाँ पर जाकर स्टोर हो जाएगा, ये हमारा स्टैक में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक स्टैक में एक एक्टिव रिकॉर्ड में हमारा ये जाकर नेम स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि जो रेफरेंस वेरिएबल्स होते हैं वो हमारे जाकर स्टैक में स्टोर होते हैं और जो उसका ऑब्जेक्ट होता है वो हमारे पास हीप मेमोरी में स्टोर होता है। इसके अलावा जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं वो भी हमारे कहाँ पर स्टोर होते हैं, हमारे स्टैक में ही स्टोर होते हैं। देखो डेटा टाइप्स दो तरीके के होते हैं, एक प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं उनकी जो वैल्यू होती है एज अ ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट वो हमारे पास हीप में स्टोर हो जाती है। जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं वो हमारे कहाँ पर स्टोर होते हैं, वो भी हमारे स्टैक पर ही स्टोर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ठीक है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ठीक है, ये भी हमारे स्टैक में स्टोर होते हैं। अब रेफरेंस वेरिएबल होते हैं वो हमारे कहाँ पे स्टोर होते हैं, स्टैक में। और ये जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा हीप मेमोरी में स्टोर होता है। और ये जो हमारा ऑब्जेक्ट, ये जो हमारा रेफरेंस वेरिएबल होता है ये हमारे ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा होता है ना। तो अगर हम इसको ये दिखाएं कि भाई ये पॉइंट कर रहा है, तो हम इसको कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो स्टैक के अंदर जो हमारे पास रेफरेंस वेरिएबल पड़ा हुआ है वो हमारी जो हीप मेमोरी में हमारा पूजा का ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है उसको पॉइंट आउट करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी जो है मेमोरी मैनेजमेंट होती है अगर हम स्टैक मेमोरी और हीप मेमोरी की बात करें। ठीक है, ये चीज़ हमने समझ ली है कि हीप मेमोरी क्या होती है, स्टैक मेमोरी क्या होती है। अब एक और स्पेशल जो मेमोरी लोकेशन होती है वो हमारी होती है मेथड एरिया। ठीक है, अब मेथड एरिया में हमारे पास क्या सेव होता है, मेथड एरिया में सेव होता है क्लास लेवल डेटा। ठीक है, अब क्लास लेवल डेटा का मतलब क्या होता है, हमारे पास क्लास लेवल डेटा में होता है कि क्लास का नेम है ना, और मेथड्स के नेम। ठीक है, क्लास में जो भी मेथड्स हैं उनके नेम। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें स्टोर होते हैं स्टैटिक वेरिएबल्स या फिर कह लो स्टैटिक ब्लॉक्स। ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल्स एंड स्टैटिक ब्लॉक्स भी हमारे पास किस में स्टोर होते हैं, मेथड एरिया में ही स्टोर होते हैं। ठीक है, तो मेरा जो मोटिव था हीप मेमोरी, स्टैक मेमोरी और मेथड एरिया के बारे में समझाने का वो यही था कि आपको मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा बहुत पता हो, ताकि आपको अगर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंस्टांस वेरिएबल और क्लास लेवल वेरिएबल, इनके बारे में जो डिफरेंस है वो थोड़ा सा समझ आ जाए। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए हो। ठीक है, कि भाई स्टैक मेमोरी में क्या होता है, हमारे मेथड कॉल्स होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। हीप मेमोरी में हमारे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, स्टैक मेमोरी में रेफरेंस वेरिएबल्स भी होते हैं। और मेथड एरिया जो होता है हमारे पास, उसमें क्या होते हैं, स्टैटिक वेरिएबल्स, स्टैटिक ब्लॉक्स होते हैं। क्लास लेवल डेटा जैसे कि क्लास का नेम, मेथड नेम, ये सब स्टोर होता है। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि इंस्टांस लेवल वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, इंस्टांस लेवल वेरिएबल्स क्या होते हैं और क्लास लेवल वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, क्लास लेवल वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो इंस्टांस वेरिएबल और क्लास लेवल वेरिएबल दोनों के बारे में समझने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बनाए हैं। ठीक है, अब इंस्टांस वेरिएबल क्या होता है, डिफाइंड विदाउट स्टैटिक कीवर्ड। ठीक है, इंस्टांस वेरिएबल क्या होता है, जो हमारे पास स्टैटिक कीवर्ड के बिना बनता है। और क्लास लेवल क्या होता है, जो स्टैटिक कीवर्ड के साथ बनता है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि स्टैटिक कीवर्ड हम क्यों यूज़ करते हैं। जब भी किसी वेरिएबल के आगे स्टैटिक लगाते हैं तो इसका मतलब है कि हम उस वेरिएबल को क्लास लेवल वेरिएबल बना रहे हैं। और अगर किसी भी वेरिएबल के आगे स्टैटिक नहीं लगा है तो इसका मतलब है वो इंस्टांस वेरिएबल है। अब इंस्टांस वेरिएबल और क्लास वेरिएबल में फ़र्क क्या है, और स्टैटिक लगाकर हम किसी अगर वेरिएबल को क्लास लेवल बना रहे हैं तो उसका हमें क्या फ़ायदा होगा, है ना। ये चीज़ हमें समझनी है। अब जो इंस्टांस वेरिएबल होता है वो हमारे ऑब्जेक्ट को बिलोंग करता है। ठीक है, और हर एक ऑब्जेक्ट के पास अपनी एक कॉपी होती है उस वेरिएबल की। ठीक है, और हमारे पास जो क्लास लेवल वेरिएबल होता है वो हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं होता, वो पूरी की पूरी क्लास से रिलेटेड होता है। फिर चाहे आप जितने भी ऑब्जेक्ट बनाते रहो वो एक ही रहता है। ठीक है, अब मेमोरी इज़ क्रिएटेड व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ क्रिएटेड। अब ये जो वेरिएबल है, ठीक है, अब जब मान लो कि हमने एक वेरिएबल बना दिया, अब ये वेरिएबल मेमोरी में स्पेस कब ऑक्यूपाई करेगा, जब उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा, तब जाकर इसका जो वेरिएबल है, इंस्टांस वेरिएबल है, वो ऑक्यूपाई करेगा स्पेस हमारी मेमोरी में। बट जो क्लास लेवल वेरिएबल होता है वो सिर्फ पहले तो एक ही बार क्रिएट होता है, और वो भी कब क्रिएट होता है, जब हमारी क्लास लोड होती है। जैसे ही हमारी क्लास लोड हो जाती है वो खुद ब खुद हमारा जो वेरिएबल होता है, क्लास लेवल वेरिएबल होता है, वो मेमोरी में स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है। और वो कहाँ पर स्पेस ऑक्यूपाई करता है, मेथड एरिया में। और जबकि जो इंस्टांस वेरिएबल होता है वो कहाँ पर होता है, हीप मेमोरी में स्टोर होता है। और ये जो हमारा क्लास लेवल वेरिएबल होता है वो मेथड एरिया में स्टोर होता है। क्यों, क्योंकि ये एक क्लास लेवल का वेरिएबल है, और जो भी क्लास लेवल का डेटा होता है वो हम कहाँ पर स्टोर कराते हैं, मेथड एरिया में स्टोर कराते हैं। ठीक है, अब ये जो दो लाइनें हैं ना, मे बी ये आपको कंफ्यूज कर रही होंगी कि बिलोंग्स टू ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है और बिलोंग्स टू क्लास इटसेल्फ का क्या मतलब है। पहले तो हम इस पॉइंट को क्लियर कर देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले क्या करते हैं, यहाँ पर ना एक क्लास बना लेते हैं। ठीक है, ये क्लास को छोड़ दो, हम एक क्लास बना रहे हैं। ठीक है, और क्लास का नाम होगा मेरे पास पेट। ठीक है,
अब क्लास का नाम मैंने रख लिया है पेट। अब इस क्लास में मेरे पास मैंने 2 वेरिएबल बनाने हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बना लेती हूँ जो इंस्टांस वेरिएबल है मेरा। इंस्टांस वेरिएबल क्या होता है? जो स्टैटिक कीवर्ड के बिना बनता है ना। तो मैंने यहाँ पर लिखा इंट, इंट रहने देते हैं हम, स्ट्रिंग लिख लेते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग मैंने रखा नेम, ठीक है, और स्ट्रिंग मैंने नेम रख लिया है। अब हम बनाएंगे स्टैटिक कीवर्ड, ठीक है। स्टैटिक कीवर्ड को यूज़ करके स्टैटिक वेरिएबल बनाएंगे और जिसका नाम हम रख लेंगे कैटेगरी, ठीक है। कैटेगरी हम रख लेंगे इसकी, और इसका टाइप हमने क्या दे देना है? स्ट्रिंग दे देना है, ठीक है। अब ये हमने 2 वेरिएबल्स बना लिए हैं, ठीक है जी। एक हमने स्टैटिक बनाया है और एक हमने नॉर्मल बना लिया है, ठीक है। अब एक और क्लास, अब हमारी ये जो क्लास है ऊप्स बेसिक क्लास है, इसके अंदर ना हम इन दोनों को यूज़ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब देखो ये वाला क्या है? क्लास लेवल है, और ये कौन सा है? इंस्टांस लेवल है। अब अगर इंस्टांस लेवल है तो इसका मतलब है कि अगर हम इसको एक्सेस करना चाहते हैं कहीं भी, तो हमें इस क्लास के इंस्टांस की ज़रूरत होगी। जब हम इस क्लास का इंस्टांस बनाएंगे तभी जाकर हम इसको कोई भी वैल्यू पास कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते। बट क्योंकि यहाँ पर स्टैटिक कीवर्ड लगा है और ये एक क्लास लेवल वेरिएबल है, तो हमें इसको एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम क्लास के नेम से ही एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ये तो बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि देखो हमने पहले लेक्चर में ये पढ़ा था कि जब भी हम कोई क्लास बनाते हैं तो और उस क्लास की प्रॉपर्टीज़ को अगर हमें यूज़ करना है तो हमें उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है ना। तो लेकिन अगर हम कई केसेस ऐसे होते हैं कि हम चाहते हैं कि भाई हमें हर बार ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है, हमें सीधा ही उस वेरिएबल को या उस प्रॉपर्टी को यूज़ करना है, तो हम उसको क्या बना देते हैं? स्टैटिक बना देते हैं। स्टैटिक का मतलब क्या होगा? वो क्लास लेवल होगा और उसको एक्सेस करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई है। तो अब यहाँ पर हम करके देखते हैं, ठीक है। पहले हमें, अगर हम इसको लेना चाहते हैं तो हमें क्या बनाना पड़ेगा? इस पेट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बनाती हूँ। तो ऑब्जेक्ट हम कैसे बनाते हैं? न्यू कीवर्ड को यूज़ करके, ठीक है। पहले यहाँ पर मैं ले लेती हूँ कि भाई मुझे पेट टाइप का ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। और इसका हमारे पास ऑब्जेक्ट बनेगा न्यू, ठीक है, पेट करके। ये ऑब्जेक्ट बन चुका है मेरा। अब इस ऑब्जेक्ट को यूज़ करके ही मैं इस मेथड को यूज़ कर सकती हूँ, मेरे नेम मेथड को, और इसमें मैंने नाम रख दिया टॉमी, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर पेट की बात कर रहे हैं तो मैंने एक नाम रख दिया टॉमी, ठीक है। अब ये जो हमारा है बिलोंग्स टू ऑब्जेक्ट का मतलब समझ आ गया कि जब भी हमारे पास इंस्टांस वेरिएबल होता है, अगर हमें उसको एक्सेस करना है तो हमें पहले उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, उस ऑब्जेक्ट को यूज़ करके ही हम इसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लास वेरिएबल जो होता है हमारा, ठीक है, वो हमारे पास क्लास को बिलोंग करता है। जब हम स्टैटिक कीवर्ड लगा देते हैं तो एक क्लास वेरिएबल बन जाता है। तो अब अगर ये क्लास लेवल वेरिएबल है तो क्लास लेवल वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए हमें उस क्लास के ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। ऑब्जेक्ट की ज़रूरत तब पड़ती है जब हम इंस्टांस लेवल वेरिएबल को एक्सेस करना चाहते हैं। जब हम क्लास लेवल वेरिएबल को एक्सेस करना चाहते हैं तो हमारे पास हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम सीधा क्लास के नेम को यूज़ करके उसे कॉल कर सकते हैं, ठीक है, उसको एक्सेस कर सकते हैं। देखो मैंने सिर्फ क्लास का नेम लिया और कैटेगरी को मैंने एक्सेस कर लिया है ना, और इसमें मैंने रख दिया है कैटेगरी में डॉग, ठीक है। अब देखो अगर मैं क्लास का नेम यूज़ करके इसको लेने की कोशिश करूँ, नेम को लेने की, तो नेम मेरे पास आएगा नहीं, नेम मेरे पास नहीं आएगा, ठीक है। तो ये मुझे क्या दे रहा है? एक एरर दे रहा है, और एरर मुझे क्या मिल रही है? कैन नॉट मेक अ स्टैटिक रेफरेंस टू द नॉन स्टैटिक फील्ड पेट नेम, है ना। तो क्योंकि ये जो मेरा है ये क्लास लेवल वेरिएबल नहीं है, तो मैं इसको डायरेक्टली क्लास नेम को यूज़ करके एक्सेस नहीं कर सकती, क्योंकि ये एक इंस्टांस लेवल है। इंस्टांस मतलब भी ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो अगर क्योंकि ये एक इंस्टांस लेवल वेरिएबल है तो इसलिए मुझे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, फिर उस ऑब्जेक्ट के सहारे ही मैं इसको एक्सेस कर सकती हूँ, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई है कि क्लास लेवल और इंस्टांस लेवल वेरिएबल में क्या डिफरेंस होता है, और अगर हम किसी वेरिएबल को क्लास लेवल बनाना चाहते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं? स्टैटिक कीवर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसको हम स्टैटिक वेरिएबल भी बोल सकते हैं, क्लास लेवल वेरिएबल भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब जो तीसरा हमारा पॉइंट है वो क्या है? मेमोरी इज़ क्रिएटेड व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ क्रिएटेड, ठीक है। अब जब जो हमारी मेमोरी है वो कब क्रिएट होती है? जब हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। देखो अब हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और ऑब्जेक्ट से हमने ये नेम बना लिया टॉमी, तो एक स्पेस जो है वो एलोकेट हो गई है, ठीक है। एक स्पेस अब जाकर एलोकेट हुई है,
ठीक है। बट इसके लिए जो हमारे पास स्पेस होती है जब हम ये बनाते हैं, ठीक है, ये कैटेगरी जब हमारे पास क्लास लोड हो जाती है तभी के तभी एक स्पेस जो है वो एलोकेट हो जाती है, और फिर उसके बाद आप इसको कितनी बार भी कॉल करते रहो, ठीक है, कैटेगरी को आप चाहे जितनी बार भी कॉल करते रहो, सिर्फ एक ही स्पेस बनती है, सिर्फ एक ही स्पेस एलोकेट होती है, ये चीज़ आप समझ लो, ठीक है। मेमोरी इज़ क्रिएटेड ओनली वंस व्हेन क्लास इज़ लोडेड। अब इस कैटेगरी को आप अपने इस क्लास में चाहे 50 बार कॉल करो, चाहे 1000 बार कॉल करो, बट इसकी स्पेस एक ही बार क्रिएट हो ही होगी, और वो भी कब, जब हमारी क्लास लोड होती है। बट इंस्टांस वेरिएबल का उल्टा है, जितने यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट बनाते जाएंगे उतनी ही बार हमारी जो स्पेस है वो एलोकेट होती रहेगी। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया, अब मैं अगर यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट बनाऊँ, ऑब्जेक्ट 1 इक्वल्स टू, ठीक है, मैं यहाँ पर लिखती हूँ न्यू पेट, ठीक है। अब ये मैंने एक नया इंस्टांस बना लिया है, ठीक है। अब मैं नए इंस्टांस को यूज़ करके इसको कॉल कर रही होंगी, ठीक है, मेरे नेम को। तो मैं इस नए ऑब्जेक्ट को यूज़ करके इस नेम को कोई वैल्यू देती हूँ, मैं देती हूँ यहाँ पर टाइगर, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैंने एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और फिर से हमारे नेम को एक्सेस किया है, बट अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, एक न्यू स्पेस एलोकेट होगी। क्या एलोकेट होगी, न्यू स्पेस एलोकेट होगी, ठीक है। जितनी बार भी हम इस न्यू कीवर्ड को यूज़ करके नया नया ऑब्जेक्ट बनाते जाएंगे और जितनी बार भी इसको नए ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करते जाएंगे उतनी बार नई नई स्पेस क्रिएट होगी। बट इस केस में जो हमने स्टैटिक बनाया है उसमें क्या होता है, चाहे क्योंकि हम यहाँ पर इसको एक्सेस करने के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हम सीधा क्लास के नेम से इसको एक्सेस कर रहे हैं, तो आप जितनी बार भी इसको एक्सेस करो, जितनी बार भी एक्सेस करो, हमारे पास क्या आता रहेगा, इसका एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता रहेगा और उसी ऑब्जेक्ट में हमारी वैल्यू चेंज होती रहेगी। जैसे अब यहाँ पर तो क्या होता है कि हमारा पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, उसमें हमारे पास टॉमी वैल्यू सेव हो गई, फिर हमारे पास दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, उसमें टाइगर स्टोर हो गया, ठीक है। फिर ऐसे ही तीसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, उसमें हमारे पास क्या स्टोर हो जाएगा, जैसे मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब मैंने एक तीसरा ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर लिया, ऑब्जेक्ट 2 इक्वल्स टू मेरे पास आ जाएगा न्यू पेट, ठीक है। अब इसमें मैंने फिर से ऑब्जेक्ट 2, ठीक है, नेम मैंने यहाँ पर डाल दिया डेजी, ठीक है, नेम मैंने डाल दिया यहाँ पर डेजी। तो अब यहाँ पर फिर से एक नई स्पेस क्रिएट होगी, ठीक है, फिर से न्यू स्पेस क्रिएट होगी। तो अब मेरे पास क्या है, 3 अलग अलग जो रेफरेंसेस हैं इसके लिए पड़े हैं, ठीक है, 3 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं इस नेम के लिए, जिसमें हर एक ऑब्जेक्ट के लिए उसकी एक अलग वैल्यू है, ठीक है। इसके लिए मेरे पास टॉमी है इसकी वैल्यू, इसके लिए मेरे पास टाइगर है और इसके लिए मेरे पास डेजी है। बट इस केस में हमारे पास मेमोरी सिर्फ एक ही बार एलोकेट होती है, तो आप जितनी बार भी इसको कॉल करो, देखो जैसे मैंने पहले इसको कैटेगरी को कॉल किया और इसको मैंने डॉग रख दिया, अब मैं फिर से इसको कॉल करती हूँ और इसको मैं इस बार रख देती हूँ कैट, ठीक है, इस बार मैं इसको कैट रख देती हूँ। तो अब यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर कोई भी नया इंस्टांस क्रिएट नहीं होगा, बल्कि इस कैटेगरी की वैल्यू जो कि पहले डॉग थी, अब इसी की सेम इंस्टांस की जो वैल्यू है वो चेंज होकर कैट हो जाएगी, ठीक है। यानी कि यहाँ पर नया इंस्टांस नहीं क्रिएट होगा, यहाँ पर बार बार नया इंस्टांस क्रिएट हो रहा है और हर इंस्टांस की अपनी एक वैल्यू है। बट यहाँ पर एक ही बार इंस्टांस क्रिएट होता है और जितनी बार भी आप वैल्यू चेंज करते रहो, आपकी जो वैल्यू है बस उसी इंस्टांस में चेंज होती रहेगी, ठीक है। आपके अलग अलग इंस्टांस नहीं बनते हैं, अलग अलग मेमोरी जो है वो एलोकेट नहीं होती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी, इंस्टांस वेरिएबल और क्लास लेवल वेरिएबल के ये तीनों पॉइंट्स आपको समझ आ गए होंगे, ठीक है। अब इनको ना प्रिंट करा के देखते हैं इन सब चीज़ों को। अब जैसे मैं यहाँ पर प्रिंट कराती हूँ system डॉट आउट डॉट println, ठीक है, और मैं यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट 1 को यूज़ करूँगी, पहले मैंने नेम को प्रिंट कराना है, ठीक है। ऐसे करते करते हम बाकियों को भी प्रिंट कराएंगे, system डॉट आउट डॉट println, ठीक है, और हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट 1 आ जाएगा और डॉट हमारे पास क्या आ जाएगा, नेम आ जाएगा, ठीक है। और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट हमारे पास क्या आ जाएगा, println आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट 2 आ जाएगा, और फिर से हम इसको नेम प्रिंट करा देंगे, ठीक है। और ऐसे ही हम क्या करेंगे, हमारा जो स्टैटिक वेरिएबल था उसको प्रिंट करा के देखेंगे, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट println, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, पेट डॉट कैटेगरी, ठीक है। तो देखो इनके पास सबके पास अपनी अपनी वैल्यू होगी, और हालांकि हमने इसकी भी वैल्यू जो है वो 2 बार चेंज करी है, तो इसके 2 ऑब्जेक्ट्स नहीं क्रिएट होंगे, सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, बस उसी में हमारी जो वैल्यू है वो चेंज होती रहेगी, ठीक है। तो इसको हम प्रिंट करा के देख लेते हैं एक बार।
तो ये देखो हमारे पास इन तीनों ऑब्जेक्ट्स के पास अपनी अपनी वैल्यू है, यानी कि ये तीनों अपनी अपनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। बट ये वाला जो हमारे पास स्टैटिक है वो हमारे पास एक ही इंस्टांस रहता है, एक ही बार हमारे पास मेमोरी एलोकेट होती है। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्टैटिक मेथड्स। ठीक है, स्टैटिक मेथड्स कैसे बना सकते हैं हम। ठीक है, देखो स्टैटिक मेथड्स का भी सिंपल कॉन्सेप्ट है, बस आप स्टैटिक कीवर्ड को यूज़ करोगे और आपका स्टैटिक मेथड बन जाएगा। ठीक है, किसी भी मेथड को बनाते टाइम उसके आगे स्टैटिक लगा दो, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, स्टैटिक मेथड बन जाता है। और सेम जो हमारे पास यहाँ पर होता है कि भाई हम अगर जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पर एक मेथड बना दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक मेथड बनाया पब्लिक, ठीक है, एक मिनट, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिखा प्रिंट नेम। ठीक है, प्रिंट नेम का मैंने एक फंक्शन बनाया है जो मेरे पास क्या प्रिंट करता है। अब एक ना इंटरेस्टिंग चीज़ आपको समझाती हूँ, पहले इसको नॉर्मल बना लेते हैं। जो नेम है, ठीक है, इसको बनाते हैं, ये हम नॉन स्टैटिक बना रहे हैं मेथड। ठीक है, इसमें मैं नेम प्रिंट कराऊंगी, जो भी मेरे इस नेम की वैल्यू होगी मैं इसको प्रिंट करा दूंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, और यहाँ पर मैं कर देती हूँ नेम। ठीक है, और स्टार्टिंग में, ठीक है, जब अभी यूज़र खुद से कोई वैल्यू नहीं दे रहा है तो मैं स्टार्टिंग में इसको कुछ भी दे देती हूँ। ठीक है, अभी के लिए ऐसे करके खाली रख देते हैं हम इनको। ठीक है, तो अब देखो ये चीज़ हमने कर दी। अब ये एक नॉन स्टैटिक मेथड है। ठीक है, अब एक और बनाते हैं हम स्टैटिक मेथड। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक प्रिंट नेम। ठीक है, ये मेथड हमने बनाया और ये मेथड अब क्या करेगा मेरे सॉरी ये हमारे पास बनाते हैं हम प्रिंट कैटेगरी का। ठीक है, प्रिंट कैटेगरी का। अब यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या प्रिंट कराऊंगी, कैटेगरी प्रिंट कराऊंगी। ठीक है, अब ये चीज़ आपको समझ आ गई। प्रिंट कैटेगरी नाम का एक मेथड था और यहाँ पर ना हमने क्या नहीं दिया है इसको, रिटर्न टाइप, जो हमारे पास क्या आएगा, वॉइड आएगा। ठीक है, तो ये मेरा नॉन स्टैटिक मेथड है जो नेम प्रिंट करा रहा है, और ये स्टैटिक मेथड है जो क्या प्रिंट करा रहा है, कैटेगरी प्रिंट करा रहा है। ठीक है, अब ये जो मेरा नॉन स्टैटिक है इसको कॉल करने के लिए तो मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को यूज़ करके इसको कॉल करेंगे। जैसे भाई मैंने इसको कॉल किया है यहाँ पर ऑब्जेक्ट वन, ठीक, सॉरी ऑब्जेक्ट डॉट क्या था हमारे पास, प्रिंट नेम का। ठीक है, फिर जैसे कि ये वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है तो इस ऑब्जेक्ट को यूज़ करके हम इसको कॉल कर लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, प्रिंट नेम का फंक्शन। ठीक है, तो आप समझ गए जो हमारे पास नॉन स्टैटिक मेथड है, सेम वेरिएबल्स की तरह जो हमारे पास नॉन स्टैटिक मेथड है उसको हम ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करेंगे, और अगर हमारे पास कोई स्टैटिक मेथड है तो उसको कॉल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। हम नॉर्मली क्या कर सकते हैं, क्लास लेंगे और क्लास को यूज़ करके हम हमारे फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, दैट इज़ प्रिंट कैटेगरी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको इतनी समझ आ गई। अब इसको ना पहले इनको प्रिंट करा के देख लेते हैं। ठीक है, और ना यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ताकि हमें पता चल जाए कि भाई ये हमारे मेथड से कॉल हो रहा है। ठीक है, क्लास मेथड से कॉल हो रहा है। देखो ये हमारे पास नॉन स्टैटिक है। ठीक है, नॉन स्टैटिक है, और यहाँ पर मैं क्या ऐड कर देती हूँ, स्टैटिक ऐड कर देती हूँ। ठीक है, कि भाई ये मेरा स्टैटिक मेथड है। ठीक है, ओके, तो इसको एक बार प्रिंट करा के देखते हैं। देखो ये मेरे नॉन स्टैटिक से प्रिंट हुआ टॉमी, नॉन स्टैटिक से टाइगर, और स्टैटिक से मेरे पास कैट प्रिंट हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ आ गई कि जो नॉन स्टैटिक मेथड्स होते हैं उनको आप ऑब्जेक्ट को यूज़ करके कॉल करोगे, और जो स्टैटिक होते हैं उनको आप सीधा क्लास के नेम से कॉल कर सकते हो। तो अभी यहाँ पर ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ देखने वाले हैं कि भाई अब देखो हम चाहते हैं कि ये जो हमारा प्रिंट नेम का मेथड है ये भी स्टैटिक मेथड हो जाए। ठीक है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि भाई हम इस एक प्रिंट कराने के लिए हम बार बार ऑब्जेक्ट्स को कॉल करते रहें। तो हम चाहते हैं कि भाई हम इस जो प्रिंट नेम वाला जो मेथड है इसको भी स्टैटिक बना दें, ताकि हमारे पास क्या हो जाए, इसको भी सिर्फ सीधा हम क्लास के नेम से कॉल कर लें। तो अब अगर मैं यहाँ पर इसको स्टैटिक बना देती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे एक एरर आ रहा है। तो ये एरर क्या है भाई, ये एरर क्या कह रहा है, कैन नॉट मेक अ स्टैटिक रेफरेंस टू द नॉन स्टैटिक फील्ड नेम। अब इस चीज़ का क्या मतलब है, इस चीज़ का ये मतलब है कि हमारे पास ये रूल है कि अगर आप कोई भी स्टैटिक मेथड यूज़ कर रहे हो तो उसमें आप कोई भी नॉन स्टैटिक फील्ड नहीं यूज़ कर सकते।
ठीक है, क्योंकि आपका ये जो नेम है वो एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, ये स्टैटिक वेरिएबल नहीं है, तो आप इसको एक स्टैटिक मेथड में यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपको स्टैटिक मेथड बनाना है तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल्स ही यूज़ हो सकते हैं, नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स यूज़ नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये चीज़ आई होप आपको समझ आ गई होगी। ये एक छोटा सा रूल था, आपको स्टैटिक मेथड्स जब भी बनाने हैं तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप अपने स्टैटिक मेथड में कोई भी नॉन स्टैटिक वेरिएबल को यूज़ करते हो तो आपको एरर मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा कि स्टैटिक मेथड्स क्या होते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टैटिक ब्लॉक्स का। ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये एक बार आप समझ लो कि स्टैटिक ब्लॉक्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर समझते हैं, ठीक है, स्टैटिक ब्लॉक के बारे में। तो इतना सा समझ लो कि स्टैटिक ब्लॉक हम कब यूज़ करते हैं, जब हम चाहते हैं कि कोई भी कोड जैसे ही मेरी क्लास लोड हो जाए, जैसे ही मेरी क्लास लोड हो सबसे पहले वो कोड रन होना चाहिए, तो उसको हम स्टैटिक ब्लॉक में लिख देते हैं। ठीक है, तो स्टैटिक ब्लॉक में लिखा हुआ कोड वो अपने आप ही एग्जीक्यूट हो जाता है, हमें उसको मेन फंक्शन में कॉल वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक ले लिया है, ठीक है, नेम वेरिएबल ले लिया है, दोबारा से ही ले लेती हूँ मैं यहाँ पर स्ट्रिंग नेम, ठीक है, एक वेरिएबल ले लिया मैंने। ठीक है, अब क्या होता है कि हम पहले मेन फंक्शन बनाते हैं, मेन फंक्शन में ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फिर उसको वैल्यू देंगे। ये सब करने के बजाय अगर हम चाहते हैं कि जैसे ही मेरी क्लास लोड हो इसमें जो भी मैं वैल्यू चाहती हूँ वो इनिशियलाइज हो जाए, तो हम उसको क्या करेंगे, एक स्टैटिक ब्लॉक ले सकते हैं। ठीक है, यानी कि बस इतना समझ लो, बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है कि स्टैटिक ब्लॉक क्या होता है कि हमें मेन फंक्शन में हमारे जो वेरिएबल्स वगैरह होते हैं उनको उनका ऑब्जेक्ट बना के उनको कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर हम कुछ भी काम करवाना चाहते हैं, जो हम चाहते हैं कि जैसे ही क्लास लोड हो वो हो जाए, तो हम उसको स्टैटिक ब्लॉक में रख सकते हैं। जैसे कि मैंने ये एक नेम का वेरिएबल बनाया था, अब मैं चाहती हूँ कि इसके नेम में स्टोर हो जाए, ठीक है, टॉमी। ठीक है, ये चीज़ मेरे पास स्टोर हो जाए, और जैसे ही मेरी क्लास लोड होगी तो सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, क्या प्रिंट होना चाहिए, मेरा ये नेम प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर इशू क्या है ना, इशू देखते हैं हम यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास। इशू फिर से वही आ रहा है, कैन नॉट मेक अ स्टैटिक रेफरेंस टू द नॉन स्टैटिक फील्ड, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, स्टैटिक ब्लॉक में नॉन स्टैटिक वेरिएबल को डाल रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको क्या रखेंगे, स्टैटिक रखेंगे। ठीक है, तो अब हमने इसको क्या बना दिया, स्टैटिक स्ट्रिंग नेम, तो हमारा जो एरर है वो चला गया है। ठीक है, तो ये हमारी पेट क्लास है, इसमें हमने एक स्टैटिक ब्लॉक बनाया हुआ है। ठीक है, अब जब भी हम इस क्लास को लोड करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होगा, जो काम हमने स्टैटिक ब्लॉक के अंदर लिखा हुआ है। इवन के मेन फंक्शन से पहले क्या कॉल होता है, स्टैटिक ब्लॉक कॉल होता है। ठीक है, स्टैटिक ब्लॉक के अंदर जो काम किया होता है वो एग्जीक्यूट होता है। फॉर एग्जाम्पल अब मैंने मेन फंक्शन में क्या किया, इस पेट क्लास को यूज़ करा है। ठीक है, और उसके नेम में मैंने वैल्यू डाल दी है, जबकि अब मैंने इस चीज़ को कॉल नहीं करा है कहीं से भी, है ना, बट हमारे पास क्या होगा, मैंने सिर्फ और सिर्फ इस नेम को यूज़ करा है और उसमें एक वैल्यू डाल दी है। बट क्योंकि हमने यहाँ पर पेट डॉट नेम लिखा है तो हमारी क्लास जो है वो एक बार लोड हो रही है। तो अब जैसे ही हमारी क्लास लोड होगी तो सबसे पहले हमारे पास क्या काम होगा, जो स्टैटिक ब्लॉक के अंदर लिखा हुआ है, यानी कि ये चीज़ हमारे पास जो है वो प्रिंट होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको हम रन करते हैं, तो ये देखो, ये हमारे पास प्रिंट हो चुका है, स्टैटिक ब्लॉक ऑफ पेट टॉमी। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि स्टैटिक ब्लॉक का क्या मतलब होता है। एक लास्ट चीज़ है जो हमने देखनी है, ठीक है, इनर क्लासेस में हमारे पास एक स्टैटिक क्लास का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, स्टैटिक क्लास को भी हम समझेंगे कि क्या होती है। तो उसके लिए ना हम यहाँ पर एक डेमो क्लास बनाते हैं, ये मैंने एक डेमो क्लास बना रखी है, इसको हम हटा देते हैं अभी के लिए। ठीक है, यहाँ पर ये मेरे पास नॉर्मल क्लास है, पब्लिक क्लास डेमो, इसमें मैंने एक मेन फंक्शन बना लेना है। ठीक है, मेन फंक्शन के लिए हमारे पास क्या होता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, और इसमें हमारे पास क्या होते हैं, स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग, एरे ऑफ स्ट्रिंग होता है, और हमारे पास क्या जाते हैं, आर्गुमेंट्स। ठीक है, तो ये मेरा एक नॉर्मल क्लास है। ठीक है, देखो अब नेस्टेड क्लास बनाने वाले हैं। नेस्टेड क्लास का क्या मतलब होता है, एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास। ठीक है, अब जो हमारे पास अंदर वाली क्लास होती है उसको हम कौन सी क्लास बोलते हैं, इनर क्लास बोलते हैं। तो हम एक इनर क्लास बनाने वाले हैं। ठीक है, इनर क्लास बनाने वाले हैं, एक और मैंने क्लास बना दिया, जैसे कि मैंने बना दिया पब्लिक क्लास। ठीक है, और यहाँ पर मैं नाम रख देती हूँ इनर। ठीक है, इनर डेमो। ठीक है,
तो डेमो क्लास के अंदर वाली हमने क्लास बनाई है। अब इसमें हम कुछ काम करवा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मैं इसमें कुछ काम करवाना चाहती हूँ। मैंने एक मेथड बना लिया है, ठीक है। मेथड है मेरा पब्लिक, ठीक है, वॉइड, और इसका नाम मैंने रखा है डिस्प्ले, ठीक है। अब डिस्प्ले के नाम पर, ठीक है, मैंने एक फंक्शन बना लिया है। उसमें हम क्या प्रिंट करा रहे हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, ठीक है। तो हम लिख देते हैं आई एम फ्रॉम इनर क्लास, ठीक है, आई एम फ्रॉम इनर क्लास, ठीक है। तो एक मैंने इस डिस्प्ले नाम का फंक्शन बना लिया है, ठीक है। एक मैंने बना लिया है पब्लिक, ठीक है, वॉइड शो नाम का फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पर भी मैंने क्या प्रिंट करा दिया है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और यहाँ पर मैंने प्रिंट कराया है शो इज़ ऑन, ठीक है, शो इज़ ऑन, ठीक है। तो ये मेरे पास एक इनर क्लास है। अब अगर मुझे इस इनर क्लास के मेथड्स को कॉल करना है तो मैं कैसे करूँगी, देखो। अब हमें पता है कि जब भी हमें किसी क्लास के मेथड्स को कॉल करना होता है तो हमें क्या चाहिए होता है, देखो अब यहाँ पर कुछ भी स्टैटिक नहीं है, अब नॉर्मल चल रहा है काम, है ना। तो अगर हमारे पास नॉर्मल क्लास है, उसके अंदर नॉर्मल मेथड्स हैं, तो उनको कॉल करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अब इस क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, देखो, इनर डेमो, ठीक है, मैंने ID बना लिया, इज इक्वल्स टू न्यू इनर डेमो, ठीक है। ये मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर क्या आ रही है, एक एरर आ रही है, ठीक है। अब ये एरर क्या है, ये एरर है नो इनक्लोजिंग इंस्टांस ऑफ टाइप डेमो इज एक्सेसिबल, मस्ट क्वालिफाई द एलोकेशन विद एन इनक्लोजिंग इंस्टांस ऑफ टाइप डेमो। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये एक आउटर डेमो क्लास है, इसके अंदर इनर क्लास है इनर डेमो नाम से। अगर मुझे मेरी इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है मेरी आउटर क्लास के मेन फंक्शन में, तो मैं डायरेक्टली नहीं बना सकती। मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मेरी आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और उस आउटर क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज़ करके ही मैं मेरी इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, पहले मुझे आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा डेमो, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख लिया है D इक्वल्स टू न्यू डेमो, ठीक है। और अब इस आउटर क्लास के, यहाँ पर डेमो D कैपिटल, ठीक है। अब इस आउटर क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज़ करके ही मैं मेरी इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकती हूँ, D डॉट न्यू करके, ठीक है। अब देखो एरर गायब हो गया है। अब जाकर मेरे पास मेरी इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना है। अब इस ऑब्जेक्ट को यूज़ करके मैं इसके मेथड को कॉल कर सकती हूँ, जैसे कि मेरे पास आ चुका है शो, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई है। अब अगर हम क्या करते हैं, इस क्लास को, इनर क्लास को स्टैटिक बना लेते हैं, ठीक है। अब हम इस इनर क्लास को अगर स्टैटिक बना लेते हैं तो ये क्लास क्या कहलाएगी, स्टैटिक क्लास कहलाएगी, है ना। तो अब जब भी हम स्टैटिक क्लास बनाते हैं तो उसके लिए हमें ये D डॉट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्टली इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई है, ठीक है, कि इनर क्लास को स्टैटिक बनाने का क्या फ़ायदा हो सकता है हमारे पास, ठीक है। और बाकी जो हमने स्टैटिक मेथड और स्टैटिक वेरिएबल करे हैं वो भी आई होप आपको समझ आ गए होंगे। और प्लीज़ अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। और मैं भी अभी न्यू हूँ तो मुझे भी इतना नहीं पता है कि मेरा पढ़ाने का तरीका सही है या नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि भाई मेरे पढ़ाने के तरीके में या समझाने के तरीके में कुछ चेंज हो सकता है तो प्लीज़ आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। सो दैट्स इट फॉर द डे।